मैं हूं रंजना शर्मा। आज 11 मार्च का दिन है, वो दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे और बड़ी खबर इस वक्त की, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आ रहे थे उनकी गिनती शुरू हो गई है, वोट काउंटिंग शुरू हो गई है। सपा, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला, सपा कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। बीजेपी और बीएसपी अपनी जनाधार को मजबूत करते हुए इस बार के चुनाव में 403 विधानसभा सीटों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 9 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सभी सियासी पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, साफ दांव पर लगी हुई है। 2012 विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था और 2017 में सपा और कांग्रेस की गठबंधन और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनुराग, वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है? बिल्कुल रंजना, 1 महीने से जैसे लग रहा है कि जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी परीक्षा दे रही हैं और साथ साथ जो हम पत्रकार हैं, हम जैसे लोग, वो भी परीक्षा ही दे रहे हैं। तो आज रंजना बहुत महत्वपूर्ण दिन है समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए और भाजपा के लिए। तीनों के लिए करो और मरो का दिन है। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि अगर भाजपा परचम लहराती है तो जो मोदी और अमित शाह का अश्वमेध यज्ञ है वो आगे बढ़ जाएगा। तो फिर चाहे संघ में उनके विरोधी हों, चाहे भाजपा में उनके विरोधी हैं, वो उनको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं इनको वो जो सफलता दिख रही है एग्जिट पोल में वो नहीं मिलती दिखती है तो इनके लिए बहुत आगे की राह बहुत आसान नहीं रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात करें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 10 साल से वो सत्ता से बाहर है। तो 2007 से 2012 के बाद लगभग 5 साल से सत्ता से बाहर है और उसके बाद से उनके लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो जीतती नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कमजोर होगी और पार्टी में टूट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, उनकी लड़ाई जैसे लगा है अपने आप से ही है। उनको प्रदेश की जनता को जवाब देने के साथ साथ जो उनकी पार्टी के अंदर अपने विरोधी हैं उनको भी साबित करना है कि अखिलेश यादव सही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको चुनाव जीतना है, जीतना ही चाहिए, चाहे वो गठबंधन हो राहुल गांधी अखिलेश का, चाहे मायावती हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पार्टी हो। जी रंजना। अनुराग, अगर तमाम सियासी पार्टियों की स्थिति पर नजर डालें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है क्योंकि सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। शाह की जोड़ी है, ये पूरा शाख है। इन्होंने पूरे देश में जैसे चाहा है अपना चलाया है। कहीं ना कहीं पार्टी में भी इनके विरोधी हैं लेकिन इनकी ताकत को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बोले। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीतते हैं तो ये फिर समझ लीजिए अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। इन दोनों को कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी पूछना हो तो किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर चुनाव हारते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और इनको अपनी पार्टी में भी कुछ चुनौती मिल सकती है। अब ये देखना है, एग्जिट पोल यही दिखा रहा है कि बीजेपी का लहर चली है, मोदी की लहर चली है और अगर यही सच होता है तो आने वाले समय पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश में और बहुत मजबूत होकर उभरेगी। जी अनुराग, अगर बात करें सपा और कांग्रेस के गठबंधन की तो राहुल गांधी तो अपनी जमीन तलाश ही रहे हैं 2019 के लिए। साथ ही साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं और अगर संभावनाओं की बात करें, अगर जनादेश सपा और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में नहीं आता है तो सियासत में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अखिलेश यादव को क्योंकि परिवार की कलह भी हावी थी और राहुल गांधी से दोस्ती को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। रंजना, हम आपको बता दें कि इनके गठबंधन से 2 बहुत महत्वपूर्ण फेस हैं, अखिलेश और राहुल। कहीं ना कहीं अखिलेश और राहुल के जो टीम के लोग हैं, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे नरेश अग्रवाल हो, जो मुलायम सिंह को साथ छोड़ के आए थे, उनके लिए भी जीतना जरूरी है। कहीं ना कहीं उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो राहुल गांधी और अखिलेश के साथ पूरे चुनाव कैंपेन कराया है, वो पीके का भविष्य भी दांव लगा हुआ है। पीके ने कहीं ना कहीं 2014 में मोदी की जीत से एक परचम लहराया था
2000 जो बिहार का चुनाव है उसमें जीते, लेकिन इस बार अगर कहीं डैमेज होता है तो जितना अखिलेश और राहुल को डैमेज होगा उतना ही टीके की राजनीति जो है, जो पूरे देश भर में उनकी मांग है, वो भी ठप पड़ेगी। तो बहुत स्टेक लगा हुआ है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, पीके हो, अखिलेश की टीम हो, मुलायम सिंह और शिवपाल के लोग हो, वो इंतजार कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि इनको कुछ डैमेज हो जिससे कि ये बता पाए कि अखिलेश को हम जो बोल रहे थे वो गलत कर रहे थे, चाहे वो गठबंधन की बात हो, चाहे आपस की लड़ाई की बात हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाला होगा और बहुत मजेदार चुनाव है कि कम से कम 1 महीने से शायद रातों की नींद उड़ी हुई है पत्रकारों के साथ, नेताओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ। अनुराग, अगर बीएसपी की स्थिति की बात करें तो भले ही जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनके आधार पर बीएसपी थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है बहुजन समाज पार्टी। सत्ता की चाबी जो है वो हो सकता है मायावती के हाथ में ही हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है रंजना। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलता है तो सारे प्रश्न और सारे प्रश्न और सारे क्वेश्चन, सारे आंसर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर रहती है तो बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों के साथ जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुमत नहीं आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बहुमत नहीं आता है तो सबसे बड़ी जीत की जगह पर खड़ी होगी मायावती, क्योंकि वही हो, चाहे जितनी भी छोटी पार्टी हो, चाहे जितने भी सीट आई हो, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में होंगे। रंजना, बहुत सही बात आपने कही है जी। वहीं पर अगर हम बात करें बीएसपी की, तो शायद बीएसपी की ताकत को अखिलेश समझ चुके हैं, इसलिए एग्जिट पोल्स के बाद संकेत दे चुके थे गठबंधन के कि अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी से हाथ भी मिला सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जब लड़ाई शुरुआत हुई थी अखिलेश यादव की घर पे, तब हम उनसे मिले थे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह से कार्यकर्ता हुजूम उपड़ा था, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस समय का और पिछले 4 चरणों के चुनाव के बाद जब हमारी मुलाकात हुई उस समय के लिए बहुत अंतर था अखिलेश यादव के अपने कॉन्फिडेंस में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शो नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह अंतर हो गया था कि चुनाव में उस लेवल पे हम नहीं करने जा रहे हैं जिस लेवल पे उनको अपेक्षा थी या जिस लेवल पे उनको उम्मीद थी कि हम ये कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी था, वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। जिस तरह से बीबीसी को इंटरव्यू दिए में उन्होंने ये बोला भी कि हम हंग असेंबली होने पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए, और हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो उसका किसी हद का मतलब है कि वो किसी से मिल सकते हैं, तो मिलने में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बात होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव है, 10 बजे तक सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन बैठेगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में के बैठने के बाद देश की राजनीति में कौन राज करेगा, ये भी उत्तर प्रदेश से खुलता है। रंजना जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि सपा कांग्रेस के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर, लेकिन बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सभी सियासी दलों की साख दांव पर लगी हुई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, पीएम मोदी का ही चेहरा आगे रखा गया है, इसलिए नेतृत्व पर और नीतियों पर सवाल उठेंगे। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो परिवार के कलह के बाद अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। वहीं बीएसपी की बात करें तो 5 साल से सत्ता से दूर है और इस बार किंग मेकर की भूमिका में आने की संभावना जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। तो यूपी में सभी सियासी दलों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि सपा और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी की तरफ से लगातार सीएम कैंडिडेट की मांग उठती गई है। ऐसे में सीएम चेहरे की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कोई भी सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे के पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। इसके अलावा अगर बीएसपी सुप्रीमो की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है अपने चुनाव प्रचार में। जनता का मूड क्या है ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। 11 मार्च जनादेश का दिन, जिसका इंतजार तमाम राजनीतिक दलों को था, पूरे देश को था। पंजाब कांग्रेस, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और तमाम सियासी दलों की साख
दांव पर। यूपी जो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, वहां पर भी तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जनादेश जो है वो थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ओके इंडिया पर आप सबसे सटीक और सबसे तेज रुझान देख सकते हैं। सपा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। तो 403 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर हम बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की साख जो है दांव पर है। और बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहला रुझान सामने आ गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की अगर बात करें तो 403 विधानसभा सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ गया है। 5 राज्यों की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें यूपी की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ था, उसके साथ साथ बीजेपी कांटे की टक्कर दे रहा है सपा कांग्रेस गठबंधन को। और 8 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 2 सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन आगे और 2 सीटों पर बीएसपी आगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, रुझान सामने आ रहे हैं। 3 सीटों पर बीजेपी आगे, 3 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर बीएसपी। 9 सीटों की अगर हम बात करें तो पहले 9 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है। और बड़ी बात यह कि प्रतापगढ़ पर राजा भैया आगे चल रहे हैं। बाहुबली नेता समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और आगे चल रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि गुंडों की पार्टी है। बाहुबली नेता राजा भैया आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 9 सीटों पर रुझान आ गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें, बीजेपी की बात करें और बीएसपी की बात करें, तो तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और 9 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर सपा कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा है और 5 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर बीएसपी। लगातार रुझान आपके सामने। बीजेपी को शुरुआत में ही रुझानों में ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कहीं ना कहीं गदगद होते हुए नजर आएंगे बीजेपी के नेता। सपा कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। रुझानों की बात करें तो शुरुआती रुझान में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 3 सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन आगे और 3 सीटों पर बीएसपी आगे। बीएसपी जिसको पीछे माना जा रहा था, रेस में नहीं माना जा रहा था, किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। चुनाव का पहला रुझान आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 6 सीटों पर अब बीजेपी आगे, 7 सीटों पर सपा आगे और 5 सीटों पर बीएसपी आगे। शुरुआती रुझान की बात करें तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी थोड़ी राहत की सांस ली होगी। 7 सीटों पर आगे सपा कांग्रेस का गठबंधन। शुरुआती रुझान, एक-एक सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है। तो आज 11 मार्च का दिन है, जनादेश आ रहा है। रुझानों की बात करें तो एक-एक सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। संदीप चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से नीरज शर्मा जी हैं, इसके अलावा रविंद्र सिंह पटेल हैं, आरएलडी की युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबके साथ चर्चा को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ चर्चा में। सबसे पहले बात की जाए राकेश जी आपसे, तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव,
तमाम राजनीतिक दलों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी जो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बीएसपी है जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। देखिए, सबसे पहले तो जो पांचों राज्यों के चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं जी, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का जो पर्व था, आज उस पर्व को जनता उत्साह से मनाएगी, क्योंकि जनता का जो निर्णय था आज वो सभी के सामने आएगा। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम अभी तक, कल रात तक और आज सुबह 8 बजे से पहले तक हम एग्जिट पोल की बात कर रहे थे जी। लेकिन मैं एग्जिट पोल में विश्वास ना रखते हुए मैं एग्जैक्ट पोल पे विश्वास रखता हूं। और अभी कुछ ही समय बाद हमारे सामने जो रुझान है, ये रुझान परिणाम का रूप ले लेंगे और हमारे सामने एग्जैक्ट पोल एक आ जाएगा। और जिस तरीके से शुरुआती जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं यूपी के अंदर त्रिकोणीय श्रृंखला भी बन सकती है, जिस हिसाब से सपा, बीजेपी और बसपा को यूपी के पूरे चुनाव में एक तरीके से नकार दिया गया था। और मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि हम बसपा को भी इतना कमजोर ना समझें कि कहीं ना कहीं बसपा एक की मेकर का रोल भी यूपी के चुनाव में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो पांचों राज्यों के चुनाव का परिणाम आज हमारे सामने होगा। और जहां तक हम बात करें यूपी की, तो यूपी का जो ये चुनाव है, ये कहीं ना कहीं त्रिकोणीय श्रृंखला में जाता दिखाई दे रहा है अभी के शुरुआती रुझानों के अंतर्गत। लेकिन जब तक कि 12-1 बजे तक काफी रुझान और काफी परिणाम हमारे सामने ना आ जाएं, तो हम किसी भी पार्टी की जीत या किसी भी पार्टी की हार या किसी भी पार्टी को की मेकर की भूमिका में नहीं देख सकते, क्योंकि एग्जिट नहीं, हमें एग्जैक्ट पोल की जरूरत है इस समय। जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, नीरज शर्मा जी, काम बोलता है वो ज्यादा साख पर लगा हुआ है, जो यूपी को साथ पसंद आया वो ज्यादा साख पर लगा हुआ है। ऐसा है, यूपी को ये साथ पसंद आया है और वो रुझान आने लग गए। जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है और ये आपको दोपहर तक मालूम भी पड़ जाएगा। यूपी, ये सत्य बात है, काम बोलता है और अखिलेश का नाम बोलता है, ये सत्य बात है। नहीं, साख पर क्या लगा हुआ है? गठबंधन साख पर है या अखिलेश यादव का काम साख पर है? गठबंधन तो है ही, पर जो काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने किया है, अखिलेश जी को श्रेय जाएगा इस चीज का। और अखिलेश जी ने ही मेहनत की है और कांग्रेस के साथ हम मिलके और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। और ये रुझान आप, मैं इसमें देख रहा हूँ स्क्रीन पर, और रुझान आने लग गए। भारतीय जनता पार्टी से हमारी कड़ी टक्कर है। जी, ऐसे में अगर हम बात करें संदीप चौधरी जी, संभावनाओं की बात करें, अगर मान लीजिए आपके पक्ष में जनादेश आ गया, तो बीजेपी की जीत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत? देखिए रंजना जी, मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं, जो 2014 का चुनाव हुआ, आपने उत्तर प्रदेश का रुझान देखा, वहां के लोगों की जीत देखी, तो सबसे पहले तो जो भी जीत रहेगी उसका सारा श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाएगा। उसके बाद आपको रोकना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को ताजा रुझान भी बता दे। 50 सीटों पर ताजा रुझान आ गया है, जिसमें अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रहा है और बीएसपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। ताजा रुझान ये है। संदीप जी अपनी बात कहिए। हाँ रंजना जी, मैं ये कह रहा था सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता की जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मूड पहले 2012 में जो था मायावती जी के साथ था, फिर अखिलेश जी के साथ आया, 2014 से वहाँ का मूड चेंज हो चुका है उत्तर प्रदेश का। वो मोदी जी के साथ खड़े हैं पूरी तरीके से। अगर आपको विकल्प दिए जाए कि ये बीजेपी की जीत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, तो आप विकल्प के तौर पर कोई एक नाम कौन सा? रंजना जी, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है आज उसको जो लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोई दो चीज नहीं है, वो दोनों एक चीज है। और इसका क्रेडिट मोदी जी को और बीजेपी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है, इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जनता की देन है, वो लोगों का एक विश्वास है और लोगों के विश्वास को खरे उतरते हैं। चेहरा ही नहीं था आपके पास, मोदी जी ने अकेले पूरा प्रचार संभाला है। अगर आरएलडी की बात करें तो रविंद्र सिंह जी, छोटी पार्टी समझा गया आपको, गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल भी नहीं किया गया। अब आज रुझान आने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में जनादेश आ जाएगा।
आरएलडी अपने आप को कहां देखती है? क्या किंग मेकर की भूमिका में आरएलडी भी अपने आप को देख रही है? देखिए रंजना जी, आरएलडी ने और आरएलडी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाकर के अपनी बात को रखा है, पूरी तटस्थता मजबूती के साथ रखा है और हमने पूरे प्रदेश में लगभग 330 सीटों पे चुनाव लड़ा है। हमने अपना काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, वो जो फैसला लेगी वो हमसे उसको सिरधार स्वीकार करेंगे, सिर माथे लगाएंगे। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा करेगी। ऐसे में अगर हम बात करें राकेश जी, यूपी के अलावा अगर तमाम अलग अलग राज्यों की भी बात कर ले तो उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल्स के मुताबिक भी देखें तो कहीं कांग्रेस को बढ़त, कहीं बीजेपी को बढ़त। इस बार वोटर्स काफी कंफ्यूज नजर आए। इस बार कुछ एग्जैक्ट स्थिति समझ नहीं आई। पहले जैसे होता था कि आप भीड़ देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे, रुझानों से ही थोड़ी सी स्थिति साफ हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत साइलेंट वोटिंग और बेहद कंफ्यूजन। देखिए, ऐसा है कि किसी भी चुनाव के अंदर, किसी भी प्रदेश के चुनाव में हम पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं कि चाहे चुनाव उत्तराखंड का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मणिपुर का हो, चुनाव किसी भी प्रदेश का हो, हम भीड़ को देखकर कभी भी ये अनुमान आज के समय में नहीं लगा सकते कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का ये एक बहुत बड़ा स्टंट हो गया है कि भीड़ को एकत्रित करना। इसलिए आपको रोकना चाहूंगी राकेश जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड की अगर 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। एक पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांटे की टक्कर। अपनी बात रखिए राकेश। मैं यही कहना चाह रहा था कि आज के समय में अगर हम ये देखें तो भीड़ को एकत्रित करना एक पार्टी के लिए एक इतना आसान सा काम हो गया है जो पहले कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता था। आज के समय में कमजोर से कमजोर दल और ताकतवर से ताकतवर दल, दोनों ही दल एक समान रूप से भीड़ को एकत्रित कर लेते हैं। तो इसी वजह से किसी भी अनुमान में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सी पार्टी जीत के आगे आ रही है। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक वोटर होता है, जो एक जनता होती है, जब वो ईवीएम में अपना वोट कैद करने के बाद बाहर आती है या कोई भी सर्वेयर उससे जब बात करता है कि आपने वोट किसको दिया या कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भय का या एक खौफ का माहौल होता है और वो उसको भी अपने मन की सच्चाई को प्रकट करके नहीं बताता। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आज के समय में जो एक पिक्चर है या एक जो सिनेरियो है या एक जो परिणाम है वो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कांटे का दिखाई दिया, क्योंकि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जो जनता के मन का जो फैसला था वो केवल जनता के मन में कैद था या ईवीएम मशीन में। तो जब तक कि रुझान परिणाम का रूप ना ले लें, हम किसी भी निर्णय को स्पष्ट ना माने, क्योंकि ये जनता जनार्दन का निर्णय है और ये अभी सबके सामने आएगा। बिल्कुल, सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश जी एक बार पंजाब की स्थिति पर भी थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन, यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अब फाइट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को माना जा रहा है। इस पर भी थोड़ा सा आप स्थिति साफ कर दीजिए। देखिए, पंजाब का जो चुनाव है वो देखा जाए तो एक बिल्कुल अलग सा चुनाव बना, क्योंकि वहां पर एक आम आदमी पार्टी कूद के चुनाव लड़ी। दूसरा, अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन था वो पिछले कई सालों से पंजाब की सरकार पे काबिज था। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में होती है उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसको दूसरी पार्टी एक हथियार का प्रयोग करती हैं। और सोचने का विषय ये भी है कि पंजाब की जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही टक्कर में रखा, कहीं ना कहीं बीजेपी और अकाली को, जैसा कि टीवी रुझानों से, जनता के विचारों से हमारे सामने आया, वैसा देखने को अभी परिणाम में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जो जनता थी वो भी कंफ्यूज थी। वो आज तक, जब तक पिटारा नहीं खुलेगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता कुछ ऐसा चाहती है कि वो स्थिर रहे। जनता ने वो सोच के वोट दिया था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब तक निर्णय ना आ जाए, हम ये भी ना मान लें कि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में आ रही है। जी, अगर बात करें नीरज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी सत्ता में है, पिछली बार की बात करें तो 224 सीटें आपकी पार्टी को मिली थी,
इस बार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा रहा है। क्या पता कि जो 300 सीट के आप दावा करते थे कि गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 224 का भी आंकड़ा ना छू पाए, वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है क्या आपका? ऐसा है रंजना जी, 225 जो सीट आप बता रही हैं, हम इस गठबंधन के साथ और हमें पूर्ण भरोसा है, 100% भरोसा है, हम 250 सीट से ऊपर जीतेंगे। 250 सीट हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। क्योंकि ये अभी मेरे भाई कह रहे थे, जैसे आपने बात की पंजाब की बात की, देखो बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, पंजाब में भी नकार दिया, और आपको जो रुझान आएंगे आज दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। पंजाब में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, जहां जहां चुनाव हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में तो इनका कोई ऐसा हिसाब नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है, उनको ये वाला आरोप तो आप पर भी लगता है। नीरज शर्मा जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। एक बार अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे दे। पंजाब के रुझान भी सामने आ रहे हैं। पंजाब के शुरुआती रुझान में बात करें तो 19 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें 14 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 2 पर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के रुझान की बात करें तो नीरज शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं जातिगत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तो आप पर भी लगता रहा है कि आप भी यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। 5 साल की सरकार में आप बता दीजिए हमने कहा लैपटॉप देने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? कहीं उसका खामियाजा उठाना हो? नहीं, रंजना जी, किसी भी योजना में समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कहीं कोई व्यवहार नहीं हुआ है। जहां जिसको आवश्यकता थी उसको दिया गया है। जो योजनाएं थी वो सबके लिए लागू हुई है। ऐसा जाति विशेष का हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने सभी जातियों का सम्मान किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है। हमारे नेताओं की इतनी रैलियां हुई, आप एक भी रैली बता दें अभद्र टिप्पणी हमारे किसी भी समाजवादी पार्टी नेता ने अगर की हो। चलिए जनादेश थोड़ी देर में पता लग जाएगा जनता का मूड क्या है, आप पर कितना भरोसा जताया है। मणिपुर की भी बात कर ले तो मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। मणिपुर में 2 सीटों का शुरुआती रुझान आ चुका है। 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राकेश जी, अगर बात करें बीजेपी की तो पूर्वोत्तर में तो बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, रुझानों के हिसाब से भी देख ले तो। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी इन्होंने अब जो टक्कर है या इनका जो एंट्रेंस है वो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन इस बार जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल्स थे, कहीं ना कहीं इस बार भी जो नतीजे हैं वो उसके विपरीत आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी शुरुआती रुझान जो आने स्टार्ट हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो दोनों पार्टियां बराबर चलती आ रही हैं या त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है। जी संदीप जी, बिहार वाला डर लग रहा है क्या आपको? नहीं रंजना जी, बिहार वाला कोई डर नहीं है। ऐसी कुछ तस्वीरें बिहार की भी थी। नहीं मैं गलत नहीं हूँ ना राकेश जी? अभी शुरुआती रुझान है, इसीलिए जो भी बोल रहा है बिल्कुल मैंने तभी कहा। अभी थोड़ी देर में रंजना जी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऐसा कोई डर नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये सारा जो डर है, भय है, ये सपा के लोगों में साफ दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस के लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। और ये आज से नहीं, जब अखिलेश और राहुल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तब से दिखाई दे रहा है। चुनाव होके भी नहीं निपटे थे तभी उन्हें बुआ की याद आ गई, ये तब से दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई डरने की जरूरत नहीं है और वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वहां की उत्तर प्रदेश की जनता की ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। 90 सीटों का रुझान आ चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 403 में से 90 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुका है। समाजवादी पार्टी 30 पर आगे चल रही है, बीजेपी 41 पर, 18 पर बीएसपी और 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। ऐसे में बात करें संदीप चौधरी जी, अगर मान लीजिए महागठबंधन हो गया, बुआ जी और बबुआ एक साथ हो गए तो? रंजना जी, अभी वक्त है, होने दीजिए, अभी टाइम आने दीजिए, अभी सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और बबुआ और अगर बुआ एक साथ होते हैं तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बुआ वो गेस्ट हाउस कांड भूल नहीं सकती जिसमें उनकी जान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बचाई थी। तो वो दोबारा, अगर वो दोबारा उसमें जाना चाहती हैं
अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी आज़ादी है, वो लेकिन बबुआ के फिर साथ भी जा हल्का सा सकती डर हैं। है, हल्का सा डर है कहीं नहीं, एक ना हो जाए। डरने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल तो दिख रहा है सर। नहीं 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 रंजना जी, डरने की कोई भी बात नहीं है, सबको आजादी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। और आपको नीरज बता दूं, शर्मा जी, देखिए। और आपको रंजना जी एक चीज बता दूं, जी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है सबसे बड़े, जो दुनिया में कहूंगा मैं तो, ये जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं है। हमारी देखते वजह हैं से जनता ने हमारी कितना- वजह से कितना और भरोसा हमारे जताया डर से लालू और ठीक है। नीतीश एक हो सकते हैं, हाँ। हमारे डर से कांग्रेस और सपा लेकिन एक हो आप सकती तो सत्ता से दूर रहे ना, उसके नहीं, बावजूद भी। लेकिन हम फिर भी जोड़ने का नहीं, काम फिर भी करते हैं, सत्ता तो तोड़ने का दूर, काम। सत्ता तो छीनी गई आपसे। नीरज शर्मा जी, शुरुआती रुझान की बात करें, समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो संभावनाएं माने महागठबंधन की भी? ऐसा है रंजना जी, ये रुझान आने दो। और मेरे भाई ये कह रहे बुआ जी, देखो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जैसे बिहार में फॉर्मूला चला, उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। हम इन लोगों की सरकार नहीं आने देंगे उत्तर प्रदेश में, इनको घुसने भी नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। और बुआ जी से वो या कुछ भी करना पड़े, हम इनको रोकेंगे। और सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है, ये तय है। ये रुझान आ रहे हैं और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन 100 सीटों पर भी रुझान आ चुके हैं। 51 पर बीजेपी आगे, 30 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि अमेठी, जो कि कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट गरिमा सिंह आगे चल रही है और गायत्री प्रजापति पीछे चल रहे हैं। बड़ी और अहम बात यह कि प्रतिष्ठा की सीट जो कांग्रेस के लिए थी, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी, वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। इस पर क्या कहेंगे? दोस्त भी पीछे रह गए सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आगे पीछे तो सब चलते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्ती इससे करके कोई कोई फर्क गलती नहीं तो नहीं पड़ता है। करती। और सर, आगे दोस्ती चल रहा करके कोई कौन गलती चला, तो नहीं रुझान इसका निर्णय रुझान करेंगे। रुझान जो जीत के आएगा उसका वो निर्णय माना जाएगा। अब ये तो कभी कोई दल आगे चलेगा, कभी कोई प्रत्याशी आगे चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जीत तो हमारी ही होनी है, और अमेठी हो या कहीं भी हो। और ये हमारे जो गठबंधन है वो हमारा फाइट करेगा। रविंद्र सिंह जी, अगर मान लीजिए कुछ एक सीटें कम पड़ जाती हैं सरकार बनाने में, तो आरएलडी समर्थन दे देगी एसपी या बीजेपी या किसी को भी? स्टैंड क्या रहेगा आपका? अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। मैं तो यही कहूंगा कि अभी ये रुझान है और इसे अंतिम फैसला न समझा जाए, अभी कुछ वक्त दिया जाए। और निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत होंगी, सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हमारे नेता तो इसको मैं ये संकेत मानूं कि सपा को साथ देंगे आप? मैं ये मान लूं, क्योंकि आप तो धर्म, अगर सांप्रदायिकता की बात करें तो सीधा सीधा बीजेपी को ही आड़े हाथ लेते हैं, तो मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं? हमें हर उस व्यक्ति के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है जो इनको रोकता है। हमें उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल नहीं चाहिए। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना। अब संदीप जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। संदीप जी सुन लीजिए आप। नहीं, मैं भाई साहब की बात सुन रहा हूँ, तो इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि अभी इन्हें गठबंधन में भी जगह नहीं मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अभी इनकी बात नहीं बनी है, तो इनका अपना एक दर्द, अपना पेन हो सकता है। और मैं इनको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी जरूरत शायद किसी को भी नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से लोकसभा में आपका सुपड़ा साफ हुआ है, उसी तरीके से आपका विधानसभा में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। आपकी कहीं एक सीट पे आप आगे भी नहीं चल रहे हैं और कहीं आपकी कोई एक सीट आने वाली नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर में बैठिए। ऐसे जो भी क्षेत्रीय दल थे, जो भी ये जातिगत राजनीति की दुकानें लोग कर रहे थे, वो दुकानें बहुत सारी बंद हो चुकी हैं और आपकी दुकान को ताला आज लगने वाला है। जी, अगर बात करें राकेश जी, अमेठी की सीट जो कि प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, बड़ी बात ये कि वहां से भी अब बीजेपी आगे चल रही है, तो इसे मोदी लहर ना माने तो क्या माने? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज के समय में हम, जैसा कि पहले कहते आ रहे थे कि ये इस घराने की प्रतिष्ठा की, ये इस घराने की सीट है, तो आज के समय में जनता ये समझ चुकी है कि कोई भी सीट है वो किसी के घराने की या किसी की पुश्तैनी सीट नहीं है। वो सीट जनता की सीट है और जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उस सीट की गद्दी पे बिठाएगी और जनता जिसको चाहेगी उस सीट की गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। और जहां तक बात रही मोदी लहर की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जनता की लहर है और अभी भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए हैं पूरी तरीके से। जब तक कि हमारे सामने एग्जैक्ट रिजल्ट ना आ जाए तो हम ये
कह नहीं सकते कि ये किस पार्टी की लहर थी या किस पार्टी की लहर नहीं थी। ये निर्णय के बाद होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने जो एक अपना निर्णय दिया था उससे ये चीज स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा ने, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को दरकिनार किया था कि बीएसपी फाइट में ही नहीं है, मैं शुरुआती रुझान में ये बात स्पष्ट तौर पे और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने अब तक की निगाहों में जा रही है, जो शुरुआती रुझान है। नीरज शर्मा जी, जो आपके नए दोस्त हैं राहुल गांधी, शायद वो इस बात को समझ गए थे कि बीएसपी किंग मेकर साबित हो सकती है, इसलिए कुछ नहीं बोले मायावती के खिलाफ एक बार भी। समझ गए थे शायद इस बात को। ऐसा है राहुल जी की जो सोच है उनकी ये सोच है क्योंकि हमको बीजेपी को रोकना है, और ये मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों की ही सोच है, क्योंकि ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य यूपी में किया है उसको अगर देखा जाए तो सभी दलों को एक होना भी चाहिए। क्यों इसलिए होना चाहिए, जैसे मान लीजिए साक्षी महाराज का बयान देख लीजिए आप, उन्होंने कब्रिस्तान की बोला एक मुसलमानों को जला देना चाहिए, और जो एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी, और जो इन्हें राजनीति की है एक धर्म को अपने साथ धर्म को लेकर मतलब धर्म को बिगाड़ने का काम किया है, और पूरे जितने राजनीतिक दल हैं। देखिए अब आप जो भी बोले, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें अगर 110 सीटों की बात कर ले तो 66 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 30 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, तो 66 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए अब आप जो भी तर्क देंगे, जनता तो जनादेश दे चुकी है। जनता ने जनादेश देकर उसका सम्मान करेंगे। जनता जनार्दन है, जो जनादेश जनता देगी उसका हम लेकिन सर आपको भी कहीं ना कहीं ये बात पता लग गई थी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव पहले ही ये सब घोषणा कर चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी माननीय अखिलेश यादव जी की भावना बोल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है। मतलब जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में जैसे बीजेपी आगे चल रही है, अगर यही रुझान जो है, यही फैसला हो, यही रिजल्ट में तब्दील हो जाए तो संभावना है ना बीएसपी के साथ जाने की? नहीं, संभव हमने आपने क्या कहा, हमको जिस दल की जरूरत पड़ेगी इनको रोकने के लिए उसी दल से हमारा गठबंधन होगा, हम सरकार बनाएंगे। हम बार बार इस बात को कहते हैं, सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बननी है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए ऐसी संभावनाएं बन जाती है, सर एक सवाल और, ऐसी संभावनाएं अगर बन जाती है, अगर बीएसपी से हाथ मिलाना पड़ जाता है तो क्या माने वो जो बैठे हुए हाथी थे वो खड़े हो जाते हैं, वो खड़े वाले बैठे हो जाते हैं, क्या ऐसा बदलाव आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाथी की जो बात, पत्थर वाले हाथी चलने लगेंगे क्या? देखो नहीं, पत्थर वाले हाथी नहीं, पत्थर वाले हाथी जो हैं वो तो है ही है, वो तो आज से बहुत पहले लग चुके, अब वो दोबारा अब इतना जरूर है वो दोबारा नहीं लगेंगे, तो लग तो वो काम हो चुका है, उसकी कहने की अब जरूरत ही नहीं है जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कहने की, अब तो एक ही आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में सरकार। कैसे भी अब बीजेपी को रोकना है, राकेश जी से रिएक्शन चाहूंगी। देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़ी इस बार के यूपी के चुनाव में मैंने विडंबना देखी, कहीं बबुआ और कहीं बुआ की बात हुई, कहीं शमशान और कब्रिस्तान की बात हुई, कहीं ईद और दिवाली की बात हुई, लेकिन उस सबसे ऊपर मैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन को ये कहना चाहूंगा कि अब पहले आपने कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, अब आप बीएसपी की ओर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन जनता के जो सम्मान ना करते हुए आप कहीं और ही दिशा में बह जाएं। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमें जनता के निर्णय को नतमस्तक होकर स्वीकारना चाहिए। बहुत सारी सीटों पे रुझान आ गए हैं, काफी पे आने वाले हैं, और जैसे जैसे ये रुझान निर्णय की ओर जाएंगे हम उसका सम्मान करेंगे और हमें एक स्टैंड लेके चलने की जरूरत है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछली बार यानी कि 2012 में जो निर्दलीय विधायक थे उनके हाथ में थी सत्ता की चाबी। अगर पिछली बार की बात कर ले तो बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, आईएनसी को 32 सीटें मिली थी, बीएसपी को 3 और अन्य के खाते में 1। तो जो सत्ता की चाबी थी वो अदर्स के हाथ में थी। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है।
कि कांटे की टक्कर है उत्तराखंड में भी, फाइट अभी भी वहीं के वहीं है बीजेपी और कांग्रेस के साथ? देखिए, उत्तराखंड की जो राजनीति रही पिछले 5 सालों की सरकार में, तो देखा गया कि सरकार गिरने की भी कई बार कगार पे आके खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी हरीश रावत ने जिस तरह से भी जोड़ तोड़ किया हो सरकार को कायम रखा। और उत्तराखंड की जो जनता थी वो ये समझ चुकी थी कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि स्थायी सरकार हो, जो अपने पैरों पे खड़ी हो, जिसको किसी की भी लाठी या लठिया की आवश्यकता ना हो। तो उत्तराखंड की जो जनता है उसने ये सोच के वोट दिया है, और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आएगा कि जो भी सरकार बनेगी इस बार वो अपंग सरकार ना होकर वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, उसको किसी भी पार्टी की लाठी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा दोबारा से आवश्यकता पड़ी तो ये दोबारा से उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अभिशाप के रूप में एक निकल के आगे आएगा, और उत्तराखंड के दोबारा से विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा लगेगी, क्योंकि इस प्रकार की सरकारें जिनको किसी ना किसी के समर्थन या साथ की या गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी सरकारें निर्णय लेने में, ऐसी सरकारें कुछ कार्य करने में पूर्णतः सक्षम नहीं होती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जब आप बैसाखी बना के सरकार चलाते हैं तो गिरने का डर आपको हमेशा ही लगा रहता है, इसलिए शायद आप पूरी तरह से फैसले भी नहीं ले पाते। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो उत्तराखंड में 7 पर बीजेपी आगे चल रही है और 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। कुछ ना कुछ तस्वीरें वही 2012 वाली देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो पंजाब की स्थिति की बात करें तो 3 पर कांग्रेस, 3 पर आप और 3 पर शिरोमणि अकाली दल। कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों की बात करें तो, यूपी की बात करें तो 76 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकता है। एसपी की बात करें तो 29 सीटों पर आगे, बीएसपी की बात करें तो 21 सीटों पर आगे, और अदर्स के खाते में 5 सीटें। अब अगर बात करें संदीप जी बीजेपी की स्थिति की, तो अब तो शायद आपको थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होगा कि चलिए रुझानों में, शुरुआती रुझानों में तो हम आगे आ ही गए। देखिए रंजना जी, बात रिलैक्स की नहीं है। हम जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में काम किया है, जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने का काम किया है। कॉन्फिडेंस आपका कितना डगमगाया हुआ था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि प्रधानमंत्री को 3 दिन वाराणसी में रहना पड़ा। नहीं, अब उस चीज में तो आप मैनिपुलेशन करें ही मत। अब जो मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दें। अब तो शायद थोड़ा रिलैक्स हो गए। नहीं, हम लोग रिलैक्स हैं, हर तरीके से रिलैक्स हैं रंजना जी, और रुझान से भी रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखना, बहुत अच्छी पिक्चर है आपके सामने बहुत अच्छी पिक्चर एक आने वाली है अभी। जी राकेश जी, देखिए, अभी जैसा कि आपने कहा रंजना जी कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, वो भारत सरकार के काम को छोड़कर 3 दिन तक वाराणसी में बैठे रहे। ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बहुत जद्दोजहद वाली मेहनत करनी पड़ी। नतीजे उनके पक्ष में जो रुझान है वो आते दिख रहे हैं, लेकिन ये बात मानने योग्य है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी कांटे की टक्कर रही, और कहीं ना कहीं उनकी जीत भी सुनिश्चित नहीं थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को वाराणसी के अंदर, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 दिन देकर रेगुलर कैंपेनिंग करनी पड़ी। और सबसे बड़ी विडंबना और सोचने का विषय ये है कि जो रोड शो किया गया उसको ये कहा गया कि वो विश्वविद्यालय से मंदिर तक जा रहे थे। और मैं ये भी एक देखिए यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी बात यह कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा की सीट है, वहां से भी 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब क्या करेंगे राकेश जी? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये कहा था, अभी कुछ समय पहले, और मैं अब भी ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में जनता ये समझ चुकी है कि कोई भी सीट किसी भी पार्टी की धरोहर नहीं है, जमीन नहीं है, पुश्तैनी कोई कब्जा नहीं है। किसी भी लोकसभा, विधानसभा या किसी भी चुनाव के अंदर जो सीट होती है वो जनता की सीट होती है। इसीलिए हम ये समझ ले, बड़ी बड़ी पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा मंत्री क्यों ना हो, कि कोई भी आज के समय में ये नहीं कह सकता कि ये सीट हमारी सीट है। इसका परिणाम अभी अभी जनता ने हमें दे दिया है। नीरज शर्मा जी जो दोस्ती की थी, अपना गढ़ भी नहीं बचा पा रहे हैं, अमेठी और रायबरेली भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसा नहीं रंजना जी, अभी आपने कहा था गायत्री प्रजापति पीछे चल रहे हैं, अब आप देखिए आपकी स्क्रीन दिखा रही है वो अब आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रुझान आने दो, रुझान आ रहे हैं, कोई इसमें अभी आप ही ने कहा था गायत्री प्रजापति पीछे चल रहे हैं, अभी आप दिल बहला रहे हैं, मतलब दिल बहला रहे हैं सर। नहीं, दिल नहीं, हाँ नहीं, जो इस चीज को देखो, मेरे घर की बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना एक वजूद है, कांग्रेस का भी वजूद है। अब ये तो कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर, ऐसा नहीं लगता कि जनता के बीच में काम को पहुंचाने की जगह आपने सारी ताकत बीजेपी को रोकने में ही झोंक दी, इसका शायद खामियाजा उठाना पड़ जाए? देखो मेरी एक बात सुनो रंजना जी, आपको एक चीज बताऊं मैं, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जितने केंद्रीय मिनिस्टर हैं सबको लगाया और हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बांटा और धर्म को विघटन करने का भी काम किया। और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हर जिले में इनके 200-400 मंत्री लग गए और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इनको परिणाम मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, इसमें हमको कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की। हम उत्तर प्रदेश में, मैं बार बार आपसे तभी से कह रहा हूं, सरकार बनाएंगे, इनको रोकेंगे और ये आगे पीछे सब चलता रहेगा। स्पष्ट रुझान आने दो, आपको मालूम पड़ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएंगे दोपहर तक जी। वहीं अगर हम बात करें आरएलडी की, तो रविंद्र सिंह जी, अदर्स के खाते में सीटें जा रही हैं, आरएलडी की स्थिति अभी तक भी साफ नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारी मदद के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, वो वाला ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भारी पड़ गया, या फिर ये सपा कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, सुनामी, इन सब के बीच में कहीं छोटे दल फंसकर रह गए? देखिए ऐसा है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने मुद्दों के आधार पर राजनीति करता है। हमारा राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक दल, उसके नेता गांव, किसान, गरीब की बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जिस तरीके से इस चुनाव में, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी सर, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 100 सीटों के रुझान की, अगर हम 160 सीटों के रुझान की बात करें तो 100 पर बीजेपी आगे चल रही है, 23 पर एसपी आगे चल रही है। बड़ी और अहम खबर ये कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी समाजवादी पार्टी, पिछड़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। नीरज शर्मा जी, फिर आप पर सवाल आ जाता है, लेकिन इससे पहले एक बार मैं एक थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं। रविंद्र सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने मुद्दे के आधार पे जनता के बीच में जाता है। जनता ये तय करती है कि हम अपना सेवक किसको तय करते हैं। जनता ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में हो। हम ये जानते थे, हमें जान के चुनाव लड़े थे, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमें मतलब आप कहीं वोट कटवा के रूप में तो चुनाव नहीं लड़े थे कि चलिए वोट ही काट देंगे अगर जिता नहीं पाए? मैं ये बता रहा हूँ, हमारा प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा होगा और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग ने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को आदर्श में डाल दिया है, कहीं न कहीं आपने शुरुआत से ही हमें, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश की 5वीं बड़ी पार्टी है, उसको आपने आदर्श में रखा है, तो कहीं न कहीं भेदभाव तो आपके स्तर से भी कर दिया गया है। नहीं सर, हम हमारे हिसाब से नहीं है, उस तरीके का रुझान नहीं आ रहा है। इतनी मजबूती से आप अभी तक आगे आए नहीं जो आपको अलग से रखा जाए। आप मजबूती के साथ आगे आइए, आप मजबूती के साथ आगे आइए, हमारा चैनल आपको अलग दिखा देगा। आरएलडी का भी नाम लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस सुझाव को हम अपने नेताओं से अवगत कराएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के बीच में हम बने रहेंगे, हम काम करते रहेंगे और जो हमारे आज विधायक जीत के आए हैं उनको आरएलडी तो कह रहे हैं कि काम करते रहेंगे। आपने तो काम किया है, बावजूद इसके पिछड़ रहे हैं, काम नहीं बोल पाया क्या? ऐसा है रंजना जी, एक मिनट ये निकल गया। ठीक है, बोलिए।
हाँ रंजना जी, ऐसा है, देखो जनादेश है, जनता जो जनादेश देगी उसका पालन हम भी करेंगे और सम्मानीय जनता का जो जनादेश होगा। सर ये तो आपके सुर बदल गए, अभी तक तो कह रहे थे कि रुझान है। नहीं, ऐसा है रंजना जी, हम बात को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आगे चल रहे 30 चल रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रुझानों को जो फाइनली रुझान आने दो उसमें मालूम पड़ जाएगी हमारी कितनी सीटें, बीजेपी की कितनी है, बहुजन समाज पार्टी कितनी है, आरएलडी की कितनी है, वो सब मालूम पड़ जाएगी। अभी कुछ कहना कुछ बेकार है, क्योंकि कहना ही बेकार है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हमने देखा है, शमशान और कब्रिस्तान की तुलना करना कहीं ना कहीं कामयाब हो गए आप उसमें। रंजना काम आ गया आपको। रंजना जी, वो एक राजनीति का हिस्सा नहीं था। मैं आपको आज फिर बता दूं, वो एक अपना अधिकार है, अपनी मांग है। अगर कोई एक प्रदेश के अंदर आप और मैं 2 लोग रहते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि आपके बराबर मुझे भी रखे, दोनों को समान अधिकार मिले। अगर हम कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहे थे तो वहाँ पे शमशान बनाने की मांग अगर हमने की। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर है। रुझानों में अगर हम बात करें तो 14 सीटों का रुझान आ चुका है, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है कड़ी टक्कर देते हुए 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ऐसे में पंजाब में भी बीजेपी का जनाधार एक तो वैसे भी कम था क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के साथ आपने गठबंधन किया हुआ था, खिसकता हुआ और ज्यादा। पंजाब की जनता आप पर भरोसा नहीं जता पाई है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। रंजना जी, मैं पंजाब के लिए आपको बता दूं, पंजाब में सरकार थी, अकाली की सरकार थी, हम लोगों की उसमें बहुत छोटी सी एक हिस्सेदारी है, हमारी वहाँ पे सरकार नहीं थी और वहाँ के बारे में हमें पता था। पिछले 10 साल से वहाँ पे शासन था, अकालियों का शासन। नहीं, बिल्कुल हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। हमें इस चीज का पता था कि हम लोग वहाँ पे वैसा नहीं कर पाए, अकाली सरकार वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाई जिससे हमारा वहाँ पे बेस मजबूत होता। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब में काम करेगी, मेहनत से काम करेगी और हम एक बड़े दल के रूप में। पंजाब के बेटे हैं, वो तो खुद को पंजाब का बेटा बता रहे थे। पंजाब के बेटे हैं। पिछले 10 साल से पंजाब की जनता ने हमें मौका दिया, हमने उनकी सेवा की, तो इसका कुछ अभी रीजन हो सकता है वो इनको भी एक बार जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। वो शमशान और कब्रिस्तान वाली जो हम बात कर रहे थे, वो तुलना करना कामयाब हो गया। शमशान और कब्रिस्तान वाली बात तो वहाँ की जनता की एक डिमांड थी। रंजना जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ की जनता, आप कामयाब हो गए। नहीं, हम उस बात को लोगों तक पहुँचाने में, सरकार तक पहुँचाने में, लोगों को जागरूक करने में कामयाब रहे हैं। हम हर चीज पे कामयाब रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, हमने नोटबंदी की भी बात की। हमने सुने आपके सारे भाषण, आपने सबसे ज्यादा किस चीज की बात की थी? राकेश जी, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं जनता को कैच करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया था और कहीं ना कहीं अब तक के रुझान में वो कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक बात रही कि मोदी जी के जादू की, तो ये सोचने का विषय है कि एक प्रदेश में तो जादू चल रहा है और दूसरे प्रदेश में जादू नहीं चल रहा। और जैसा कि अभी हमारे भाई चौधरी साहब ने कहा कि वहां पर हम बहुत ही एक छोटे से सरकार का एक हिस्सा थे, तो ये बात तो उन्हें चुनाव से पहले भी पता थी। अगर ऐसा था तो वो चुनाव अलग भी लड़ सकते थे, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जिस तरह से पंजाब के अंदर बीजेपी और अकाली को सरकार में होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसी प्रकार सपा को सरकार में होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और वही फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब में होता दिखाई दे रहा है फायदा। यहाँ पर अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी रुझान सामने आ रहे हैं। 28 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो आप जो बात कह रहे हैं संदीप जी कि हमने जो बयान दिए थे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए थे, और ये सब बयान तो खैर राकेश जी ने भी सुने हैं, सभी पत्रकारों ने सुने हैं, हमने भी सुने हैं, आपके विरोधियों ने भी सुने हैं। लेकिन खाली मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप करना चाह रहे थे, जो पोलराइजेशन आप करना चाह रहे थे हिंदू वोट बैंक का, उसमें कामयाब हो गया?
देखिए रंजना जी, मैं आपको बता दूं, हमें सांप्रदायिक पार्टी कौन कहता है? हमें कांग्रेस वाले सांप्रदायिक कहते हैं, हमें समाजवादी पार्टी वाले सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन असली बात जनता जानती है कि सांप्रदायिक कौन है। कौन स्टेट में 500 दंगे करा देता है, किसकी वजह से आज मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ, जिसकी वजह से हमारे आरएलडी के साथी बैठे हैं। ये जो मुजफ्फरनगर दंगा था, आरएलडी इसी वजह से जीरो हुई है कि अजीत सिंह जो उनका वोट बैंक था, उनका पता लेने तक भी वहां नहीं जाते हैं। उनको डर था कहीं जाट ना नाराज हो जाए, उनको डर था कहीं मुस्लिम ना नाराज हो जाए, और इन्होंने अपना पूरा वोट बैंक खो दिया। नीरज शर्मा जी, देखिए टीपू को सुल्तान बनाने की बहुत कोशिश की गई ताकि लोग दंगे भूल जाए, लेकिन लोगों को दंगे याद रह गए, शायद इसलिए जनादेश आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। ऐसा है रंजना जी, बीजेपी देखो, उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए वो सब बीजेपी के प्री प्लान दंगे थे। सरकार को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मुजफ्फरनगर ले लो, कहीं भी ले लो आप, जितना काम सरकार को बदनाम किया है, दंगों की स्थिति सुधारने के लिए हमने नीरज जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो अखिलेश ने लड़ झगड़ के साइकिल छीनी, उसका मकसद तो यही था कि वो दंगों के दाग धुल जाएं। वो धुल नहीं पाए, लोगों को याद रह गए शायद। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों को दबाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए, हमने दंगा रोकने के लिए, तभी तो हमने आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं भी 100 नंबर की गाड़ियां चप्पे चप्पे पे खड़ी हुई हैं। हमने दंगा रोकने के लिए, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए गायत्री प्रजापति को तो नहीं पकड़ पाई 100 नंबर की गाड़ी अब तक। पता लग गया नेताओं की। देखो हमारी एक मिनट सुन लीजिए आप ये मेरे भाई अभी कह रहे थे कामयाब हो गए हिंदू वोट में। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोट को ही शुरू से फोकस किया है। इनका जो काम था सिर्फ हिंदू वोटर पर ही काम किया है, क्योंकि मुस्लिम को एक भी टिकट न देना, एक भी उत्तर प्रदेश में टिकट न देना, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बात करना, इनके नेता जैसे योगी आदित्यनाथ बने, कटार जी, सारे लोगों लीडर सिर्फ हिंदुओं की बात की है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं की। नहीं, इन्होंने अगर इन्होंने हिंदुओं की बात की है, तो क्या आपने हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया था जो पूरी यूपी की जनता आपको नकार रही है, जैसा कि अभी रुझानों में आ रहा है, शुरुआती रुझानों में आ रहा है? नीरज शर्मा जी, नीरज जी, पार्टी ने सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए काम किया है, परंतु हमने जाति तोड़ने का काम नहीं किया, धर्म तोड़ने का काम नहीं किया। और जनता ने जो जनता जनादेश दे रही है, जो जनता नीरज जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नीरज जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, लेकिन जो आपके परिवार को तोड़ने का काम हुआ, कहीं ना कहीं जनता ने उसका आपको शायद नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपके परिवार में कलेश कराने का भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? नीरज जी, नरेश अग्रवाल भी ये कह रहे हैं, एसपी के बड़े नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो हारे हैं हम, उसमें हमें हारे नहीं है, हराया गया है। तो किसने हराया आपको? ऐसा है, अभी हम हारे ही नहीं, अभी इस बात को हम कह ही नहीं सकते हम हार गए, अभी नहीं कह सकते रंजना जी हम। पर हाँ, हमारे जो पार्टी में जो हुआ वो सब बीजेपी का प्री प्लान था। मैं बताऊं, सत्ता के लिए ये लोग कहीं तक जा सकते हैं और कहीं तक गिर भी सकते हैं। हमें आप बता दें, 3 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया है? आप एक काम उत्तर प्रदेश का गिना दें जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया हो। सिर्फ बातें करना और मतलब जातिवादी राजनीति करना। एक चाहूंगी सर, 201 सीटों का रुझान आ चुका है उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें मिल रही हैं। आगे है बीजेपी 127 सीटों पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 40 सीटों पर, बीएसपी 27 सीटों पर और अदर्स के खाते में 7 सीटें। अगर बात करें नीरज शर्मा जी, देखिए तो हो गया काम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रुझानों से पहले ही अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, रुझानों से पहले ही नरेश अग्रवाल का स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं मन में आप ये स्वीकार कर चुके थे एग्जिट पोल के बाद, शायद हमारे हाथ से निकल गया उत्तर प्रदेश। नहीं, ऐसा एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल पर समाजवादी पार्टी भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि एग्जिट पोल अगर जीत दिखा रहे होते तब भी भरोसा नहीं करते क्या? अगर आपको जीतता हुआ दिखा देते तब भी भरोसा नहीं करते? रुझानों पे भरोसा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा।
एग्जिट पोल का आपने देखा होगा, पूरा देश जानता है, बिहार का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, एग्जिट पोल पे हम लोग भरोसा भी नहीं करते। हमने कल भी कहा है, टीवी चैनलों पे कहा है, डिबेटों में कहा है, उसमें हम भरोसा नहीं करते। सर रुझान आ रहे हैं, अब जो रुझान आ रहे हैं तो ये रंजना जी जनता का जनादेश है, जनता जो करेगी वो हमें मंजूर है। अगर जनता हमारा जो काम हमने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए जनता को हमें दोबारा बुलाना चाहिए, दोबारा हमारी सरकार को जनता हमको देखिए एक बार मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन से शायद आप हार ही चुके थे इसलिए गठबंधन किया, इसके बाद धीरे धीरे फोर्स फेस के बाद जिस तरह से आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन दिखा, फिर मुलायम सिंह यादव भी कहीं नहीं आए कैंपेनिंग में, शायद वो भी हार चुके थे कि टीपू के हाथ से गई साइकिल और उत्तर प्रदेश भी गया। इसके अलावा फिर नरेश अग्रवाल का स्टेटमेंट, अखिलेश यादव का ये कह देना कि जरूरत पड़ी तो बीएसपी के साथ जाएंगे। ये जो सीक्वेंस वाइज चलता आया है, मन में हार स्वीकार कर चुके थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है रंजना जी, हार स्वीकार हम अब भी नहीं कर रहे। उस स्टेटमेंट इसलिए दिया गया था, हमने अखिलेश जी ने यह कहा था अगर हमको कोई जरूरत पड़ी तो हम बसपा से गठबंधन करेंगे, हमको बीजेपी को रोकना है और राष्ट्रपति शासन यूपी में नहीं लगना चाहिए। जरूरत पड़ी तो साथ देगी तो कुछ कमाल कर पाएगी। ऐसा है बसपा, देखो बसपा जब बिहार में हो सकता है तो यूपी में नहीं हो सकता क्या गठबंधन? आप बताइए। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आपने कही राजनीति वाली बात कि जब बिहार में हो सकता है तो यूपी में नहीं हो सकता, अब कही है आपने बात। संदीप जी आपका रिएक्शन चाहूंगी। नीरज जी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही हो, इनके साथ भी कई दल है, इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई परहेज नहीं है, गठबंधन हो सकता है। अब ये कह रहे हैं मेरे भाई चौधरी साहब वो गेस्ट हाउस कांड, आप एक चीज बताएं, गेस्ट हाउस से कांड क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू और नीतीश जी का जो सिस्टम था, मैं समझता पूरा देश जानता, बहुत बड़े विरोधी थे आपस में दोनों, तो वहां गठबंधन हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि दोनों दलों के विचार एक, काम एक, भारतीय जनता पार्टी से जितने बाकी दल हैं। सर विचारों की आप बात करें, विचारों को लेकर सवाल उठ रहा है, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ताजा रुझान बता दें। पंजाब का अगर 117 विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 में से 4 सीटों पर रुझान आया है शिरोमणि अकाली दल के पक्ष में। रुझानों में अकाली दल आगे चल रहा है, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है और 1 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 पर कांग्रेस और 3 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। इसके अलावा गोवा में 1 सीट पर रुझान आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मणिपुर की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी 1 और अदर्स के खाते में भी 1 सीट। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पास आऊंगी नीरज जी, और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। राकेश जी देखिए, अगर हम बात करें तमाम राज्यों की तो अगर मणिपुर को और पंजाब को हटा दे तो 3 राज्यों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधा सीधा ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है नोटबंदी के बाद भी। देखिए ऐसा है कि ये करिश्मा अगर बरकरार है तो करिश्मा पंजाब में भी बरकरार रहना चाहिए था और करिश्मा मणिपुर में भी बरकरार रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम इसको करिश्मा ना कहें, इसको हम राजनीतिक या राजनीति का एक आंकड़ा कहें। जैसा कि हम यूपी में ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 5 सालों तक यूपी में कार्य किया, जनता नाखुश थी। जैसा कि एक नारा दिया था कांग्रेस ने, पहले सपा के गठबंधन से पहले 27 साल यूपी बेहाल, और बाद में सपा के साथ ही कांग्रेस का मिलन हुआ और एक राष्ट्रीय पार्टी 100 कुछ सीटों पर गठबंधन करती है क्षेत्रीय पार्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये उस बात का प्रमाण था कि दोनों ही पार्टियों को अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो यहां पर जो मोदी फैक्टर है या भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का फैक्टर है वो काम करना स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में हम ये देखें कि जो पार्टी सत्ता में थी उस पार्टी को नुकसान पहुंचा और उसका फायदा
कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जाता दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी पहले से पंजाब में अपनी दस्तक दे चुकी थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में। हम बात करें, एक सेकंड सर, आपको रोकना चाहूंगी। 237 सीटों का रुझान आ चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 237 पर रुझान आ गया है। तस्वीरें ये कह रही हैं कि 153 पर बीजेपी आगे चल रही है, 45 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीएसपी 31 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स के खाते में 8 सीटें। राकेश जी, मुझे लग रहा है अब हम जो कह रहे थे कि शायद बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है रुझानों के हिसाब से, जैसे बीजेपी आगे चल रही है 153 सीटों पर, रुझान कितना लगता है आपको कि रिजल्ट में भी तब्दील होंगे? देखिए, ऐसा है कि जो रुझान है ये 15-20% फ्लक्चुएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं, तो ये रुझान ज्यादा 15-20% से ज्यादा नहीं बदलते। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अभी देखने का विषय है कि गठबंधन की या किसी की सपोर्ट की या की मेकर की भूमिका भी किसी पार्टी के पास बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में सोचने का विषय यह है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बीएसपी को पूरी तरीके से पूरे चुनाव में नकार दिया था, कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपना वजूद दिखाया है कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद भी अकेले बीएसपी चुनाव लड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके आसपास अभी तोलमोल के झोलमोल का चल रहा है मामला। तो ये इस बात का प्रमाण है कि गठबंधन की या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी एक क्वेश्चन चिन्ह है। एक अहम जानकारी आ रही है इस वक्त लखनऊ कैंट की सीट की अगर हम बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है। रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी। अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम परिवार का बड़ा चेहरा, मुलायम परिवार में बहू भी है अपर्णा यादव, वो पीछे रह गई हैं और रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही हैं। संदीप जी, अपने पास आपके पास कैंडिडेट शायद थोड़े कम थे, इसलिए जो पार्टी छोड़कर आए कैंडिडेट उन पर भी दाव लगाया और फायदा हो गया आपको? रंजना जी, मैंने पहले भी कहा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखता है और साफ छवि का आदमी है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, मर्डरर नहीं है, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भी देगी, चुनाव भी लड़ाएगी, उनको बराबर का सम्मान दिया जाएगा। और रंजना जी, एक मिनट मैं अपने साथियों को और सबको मुबारकबाद दे दूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग बहुमत मिल चुका है रुझानों के मुताबिक, और उत्तर प्रदेश में बहुत पास उत्सुकता जो है वो हम समझ रहे हैं। बीजेपी के लिए भी बड़ा डर का सवाल बना हुआ था, नोटबंदी एक तरफ बड़ा फैक्टर आ गया था आपके खिलाफ, तो ऐसे में मैं समझ रही हूँ कि आपका अब उत्सुकता जो होगी वो कहाँ होगी। लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस में थी तब वो बेकार थी, अच्छी कैंडिडेट नहीं थी, अब आपकी पार्टी में आ गई है तो पाक साफ होके आ गई है और बीजेपी की विचारधारा वाली हो गई, ये कह रहे हैं? मेरा कहने का ये मतलब है रंजना जी, रीता बहुगुणा जी एक ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई, इसलिए उन्हें जोड़ा गया, उनकी जो विचारधारा थी कांग्रेस की विचारधारा के साथ मैच नहीं कर रही थी, उनकी जो सोच थी वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। देखिए चौधरी साहब देखिए, दो बातें हैं। क्या वो ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा थी, इन्हें उसलिए जोड़ा गया? दूसरी बात, क्या रीता बहुगुणा को इस एज में आकर पता चला कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिल रही है? ये दो बातें सोचने की अलग अलग हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना अपना जीवन का कार्यकाल एक कांग्रेस पार्टी के साथ बिताने के बाद अचानक से एक सपना आता है कि भाई अब मेरी विचारधारा इनके साथ नहीं है? दूसरा, आपने उनको जो मिलाया वो उनकी विचारधारा देख के मिलाया, या विचारधारा को साइड में रखते हुए आपने उन्हें, ब्राह्मण बहुत बड़ा एक वो चेहरा थे, ब्राह्मण वोटों को कैच कर सकते थे, इसलिए उन्हें आपने अपने साथ मिलाया? देखिए, मैं आपको बता दूं, रीता बहुगुणा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जानी पहचानी एक हस्ती है। उन्होंने कांग्रेस में भी बहुत टाइम काम किया है, लेकिन उन्होंने देखा कांग्रेस की जो छवि है आज भ्रष्टाचार की छवि बन चुकी है, कांग्रेस के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशन है, उनको लगा इस चीज का नुकसान मेरे ऊपर भी पड़ता है, हमारी भी छवि खराब होती है, और जहाँ किसी की भी छवि स्पॉइल होती है वो आदमी वहां जुड़ के काम नहीं
नहीं कर सकता। उनको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अपने नए नए आयाम घड़ रही है। तो मुझे भी उस चीज में शामिल होना चाहिए और इनके साथ चलना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, उनकी विचारधारा का स्वागत करती है। एक सवाल का जवाब दीजिए। लखनऊ कैंट की अगर हम बात करें, जहां आपने लीडर बहुगुणा जोशी को उतारा, वहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था क्या आपके पास? ये बीजेपी के कैंडिडेट आपको बता दूं, मतलब आपको बता दूं, रीता जी कैंडिडेट पर आप दाव लगा दीजिए। रीता जी भारतीय जनता पार्टी का, रीता जी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हैं, अच्छी कैंडिडेट हैं और उनको वहां से टिकट दिया गया। दूसरा कैंडिडेट नहीं था आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है हमारे। वैसे ये क्वेश्चन अभी पूछना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी यूपी में जादुई आंकड़े से दूर रही? तो आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा दल है जिसकी विचारधारा आपको लगेगी कि उसको अपनी विचारधारा छोड़ के आपकी विचारधारा अच्छी लगे? ऐसा कौन सा दल है? देखिए, वैसे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी जादुई आंकड़े से दूर नहीं रहने वाली है। और ये संभावना पूछ रहा हूं, और ये जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं, ये ना करके आप उत्तर प्रदेश की जनता की बात कीजिए, उनकी विचारधारा की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता की ये जीत है, ये जीत रंजना जी उत्तर प्रदेश की जनता की है। जनादेश आ चुका है। देखिए, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, जो सवाल आपसे है, जो अभी राकेश जी ने भी पूछा, अगर संभावनाएं बनती हैं तो बहन जी का साथ तो आप देंगे नहीं, क्योंकि हमारे टीवी चैनल पे आप बोल चुके हैं, आपका वो बयान रिकॉर्ड है कि अकेले जाएंगे, साथ नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल रंजना जी, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ। जिस तरीके से, पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, एक बातों के हिसाब से मैं बात करता हूँ। जिस तरीके से बिहार में हम लोग अलग रहे हैं, हम लोग अलग रहेंगे, हम लोग किसी की लाठी डंडे का सहारा नहीं लेंगे। एक अच्छी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 287 सीटों पर, यूपी की 287 सीटों पर रुझान आ चुका है। 190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए 190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नीरज शर्मा जी, काम नहीं बोल पाए आपका, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सुन नहीं पा रहे हमें। अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन की, राकेश शर्मा जी, बेहद दिलचस्प रहा। जो लड़ाई विकास से शुरू हुई थी वो गधे तक आ गई। कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, कौन सी चीज का सबसे ज्यादा फायदा हो गया बीजेपी को? देखिए, सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ वो इस चीज का फायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक और अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर बीजेपी लगभग बहुमत लेती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। रुझानों की बात करें तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर। तो अब तो केसरिया होली खेलेंगे संदीप चौधरी जी? बिल्कुल, होली खेलेंगे और आज से ही होली स्टार्ट हो गई है। 13 तारीख का इंतजार नहीं था रंजना जी, और इस चीज का पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता था। जो लोगों के बीच में जाके कार्य कर रहे थे उनको पता था, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट किया उनको पता था इस बात का। तो केसरिया होली स्टार्ट हो गई है और आज से हो गई है, और आप सबको और पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। राकेश जी, बयानबाजी की हम बात कर रहे थे, विकास से शुरू हुआ मुद्दा कत्ल खाने तक आया, इसके बाद गधों तक आ गया, कब्रिस्तान शमशान आ गया, दिवाली रमजान आ गया। किस चीज का ज्यादा फायदा हो गया? पोलराइजेशन बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2-3 चीजों का फायदा हुआ है। पहला वो कि नोटबंदी के मुद्दे को कोई भी पार्टी उसको लाई नहीं पाई, लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एजेंडा चुनाव लड़ने के लिए बनाया वो उसी एजेंडे में सभी पार्टी को मिला के चल पड़े। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को होने का नुकसान हुआ, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ना होने का फायदा हुआ। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं जब बात शमशान और कब्रिस्तान की आई, बात ईद और दिवाली की आई या रमजान की आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो एक हिंदू विचारधारा थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक होता हुआ दिखाई दिया। तो इन विचारधाराओं को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक फायदा दिखाई दिया, जो कि रुझानों में भी अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये रुझान जो हैं, मैं ये दोबारा से कहना चाह रहा हूं कि रुझान में
जो अपने चुनावी मुद्दे थे सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घेर के वो अपने ही चुनावी मुद्दों के अंदर उन्हें मिला लिया और कहीं ना कहीं वो उनपे हावी होते हुए नजर आए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लास्ट के एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर ओम पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए। ओम सीधा जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के सामने से। अगर बात करें ओम बीजेपी कार्यालय की, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, साफ तौर से बात कीजिए बीजेपी कार्यालय की, मैं आपको साफ तो दिखाना चाहता हूँ किस तरह से का माहौल है। प्रशंसक लगातार जो है नारे लगा रहे हैं और कहीं न कहीं जो बात की जा रही है गए गए अखिलेश जैसे तमाम नारे यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो 403 विधानसभाएं हैं 153 में कहीं न कहीं आगे लगातार यहाँ पर जो है शोर शराबे के साथ साथ जो है यहाँ पर ये प्रशंसक हैं लगातार जो है यहाँ पर अखिलेश का नारा लगा रहे हैं। तो वही जो है बीजेपी के उसमें आज मोदी और अमित शाह जैसे तमाम नेताओं का जो है यहाँ पर गुणगान करते नजर आ रहे हैं। वही ओम, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अब नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन तब दिख रहा था जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन लगाने पड़ गए। देखिए, साफ तौर से कहना होगा जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चे में उतरे थे, उन्होंने लगातार जो है बनारस में लगातार उन्होंने रैली की थी, जनसभा की थी और स्वयं रथ यात्रा निकाली थी। कहीं न कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लगातार बढ़ता रहा है। और आज यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है कि जो सिंहासन था कहीं न कहीं बीजेपी के हक में आते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो है प्रशंसक लगातार जो है इनके लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो जय घोष का नारा कर रहे हैं। वही अगर बात करें ओम पूरी स्थिति की, तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है आपके पास? देखिए, 153 पे जहां बीजेपी आगे चल रही है, मैं 48 पे सपा और बसपा लगातार जो चल रही है। ऐसे में कह पाना लगातार मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से बीजेपी इस तरह से बढ़त बनाई हुई है, लगातार जो है लोग और उनकी बढ़त बनती जा रही है। ऐसे में लगातार जो कवायतें हैं कहीं न कहीं दूर होती नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में लगातार जो जुड़ती जा रही है। तो इसमें कहीं न कहीं जो सत्ता का सिंहासन है लगातार बीजेपी खाते में जुड़ता चला आ रहा है। उसी का कारण है कि लगातार जो प्रशंसक है कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जय घोष यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और प्रशंसकों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी वही अगर बात करें रीता बहुगुणा जोशी की लखनऊ कैंट से, तो लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है, अपर्णा यादव पीछे नजर आ रही है। तो ऐसे में ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे भी अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए, कह पाना मुश्किल है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कैंट की करारी टक्कर थी, एक तरफ जहां अर्पणा यादव थी तो वही दूसरी तरफ जो है बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी थी। ऐसे में जिस तरह से करारी टक्कर के बाद जो है इस समय रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है। तो बात की समाजवादी पार्टी में एक बड़ा झटका के तौर पर माना जा सकता है। जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी आगे चलना और जो समाजवादी पार्टी है कहीं न कहीं उसके जो तमाम दिग्गजों की बात कही जा रही है, लगातार जो है अभी जो जिस तरह से मतगणना हो रही कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैंट में लगातार जिस तरह से मतगणना चल रही है, रीता बहुगुणा जोशी का आगे आना, वही अपर्णा यादव की बात की जाए, अपर्णा यादव लगातार पीछे चल रही है। जी वहीं पर बात अगर करें परिवार की कलह की, तो समाजवादी पार्टी के नेता ये बात पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश को हराने की कोशिश की गई। फिर अखिलेश यादव ने गठबंधन के भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ी तो बीएसपी के साथ भी जाएंगे। तो ऐसे में ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था, स्वीकार कर चुके थे मनी मनहार को। देखिए, साफ तौर से कहना मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आता है कि अगर हमारी सरकार गठबंधन से बनती है तो कहीं न कहीं हम बीएसपी का दामन साध लेंगे। ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल की बात कही जाए तो कहीं न कहीं साफ तौर से जाहिर होता था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं न कहीं लो था। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अगर हम बात करें 280 सीटों की, तो 403 विधानसभा सीटों में से 280 सीटों पर रुझान आ चुका है। यूपी की 280 सीटों की अगर हम बात करें तो 280 में से 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ, पहले लग रहा था कि शायद गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, साथ की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अकेले ही बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हम ज्यादा जानकारी चाहेंगे?
देखिए, लगातार जैसे सियासत लगातार तेज हो चुकी है और बात की जाए बीजेपी की, बीजेपी लगातार ये कहती आई है, अमित शाह के साथ नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जो सरकार है कहीं न कहीं हमारी क्लीन स्वीप होगी, सरकार हमारी बनेगी। ऐसे में जिस तरह विकास की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं विकास को एजेंडा अपना मानने वाली बीजेपी सरकार लगातार ये बातें कहती रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये अहम होगा कि लगातार जो बातें कहती थी, कहीं न कहीं उन बातों पर कहीं खरे उतरते नजर आ रहे हैं। लगातार यही का मानना है कि सुबह से यहाँ प्रशंसकों का भीड़ आना लगा हुआ, बाहर एक सीढ़ी लगी बीजेपी कार्यालय के, लगातार प्रशंसक झूम रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ साथ यहाँ पर जो है वो लगातार जो है जो जयघोष का नारा कर रहे हैं। लगातार जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे तमाम नारों को यहाँ के बीच कहते हुए कहीं न कहीं वो जो है सामने नजर आ रहे हैं। जी वही अगर बात करें ओम, इन पूरी की पूरी सियासत की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो अब पहले ही कह चुके थे अखिलेश यादव कि अगर परिवार में कलह नहीं होता तो गठबंधन नहीं करना पड़ता, यानी कि अब जीत का ठीकरा जो है वो हो सकता है गठबंधन पर भी फोड़ा जाए और एंटी इनकम्बेंसी पर भी फोड़ा जाए। कहना कुछ गलत नहीं होगा, जैसा आपने कहा कि लगातार जिस तरह बात की जाए समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं उसी का कारण था कि आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त की रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी की बात करें तो देश की सियासत की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। 403 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में रुझान कितने रिजल्ट में तब्दील हो पाएंगे ओम? देखिए, अब कुछ लगभग जो सुपड़ा है लगभग साफ होता नजर आ रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी अपना स्वयं जो है सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात लगातार वो कहती आई, कहीं न कहीं अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है, वहीं बीएसपी को आड़े हाथों लेती नजर आती, तो कहीं न कहीं ये बात साफ तौर से जाहिर हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी का रुझान आ रहा है, ऐसे में लगातार बीजेपी को स्वयं सरकार बनाने के लिए सक्षम नजर आ रही है। तो अभी लगातार जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, तो इसमें साफ तौर से जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में कई अहम वादों के साथ साथ जनता के बीच में कहीं ने ये बात भी कही थी सरकार हमारी बनेगी, तो उसमें कहीं न कहीं बीजेपी मोहर लगाती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ जो है प्रशंसकों के साथ साथ जो तमाम दिग्गज है कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और लगातार जो है अपनी बात अभी थोड़ी देर पहले जो लगातार यहाँ पर है, क्योंकि कांटे की टक्कर सपा कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच कही जा रही थी। बीएसपी को लेकर यह कहा जा रहा था रेस में नहीं है, फिर कहा गया किंग मेकर की भूमिका में आएंगी, अब फिर से बीएसपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो बीएसपी की क्या स्थिति है? बीएसपी की बात की जाए, जहां सारे जो बात की जाए जिस तरह से जो एग्जिट पोल भी निकल करके आए थे, कहीं न कहीं बीएसपी को लगातार थर्ड पोजीशन दी जा रही थी, तो कहीं न कहीं वो चीजें साफ होती नजर आ रही। जिस तरह से बात कही जा रही थी कि बीजेपी फर्स्ट पे रहेगी, समाजवादी पार्टी को जब दूसरे नंबर दिया था तो बीएसपी की बात की जाए लगातार तीसरे नंबर पे दिया था। तो अभी जो बीएसपी की बात की, बीएसपी लगातार तीसरे नंबर पे है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था, कवायद लग रही थी लगातार जो बीएसपी की बात की जाए लगातार दूसरे नंबर पे, लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी के लिए कठिन समय नजर आ रहा है, जिस तरह से बीएसपी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें ओम भारतीय जनता पार्टी की, तो ताजा रुझानों में 203 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पोलराइजेशन किया गया, जो रमजान और दिवाली का कंपैरिजन किया गया, शमशान और कब्रिस्तान की तुलना की गई, कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन कामयाब हो गया। बिल्कुल कहना होगा मोदी मैजिक एक बार फिर काम आया है। मोदी मैजिक ने लगातार जो है जिस तरह यूपी की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर वो सामने दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और लगातार जो है जिस तरह से रुझान बढ़ते हुए स्वयं अपने आप में सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे में लगातार मोदी मैजिक को कहीं ना कहीं कम नहीं किया जाए। लगातार मोदी मैजिक में लगातार जो है बढ़ोतरी नजर आ रही है, क्योंकि खासतौर से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत कहीं ना कहीं केंद्र तक जाती है, तो ऐसे में लगातार जो सारे बीजेपी के सारे दिग्गज लगातार जो है उत्तर प्रदेश में थे अपनी बात विकास के तौर पर कह रहे थे और लगातार वो अपनी बात जनता के बीच में कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे के साथ साथ कहते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी जनता के बीच में थे और बनारस में जाकर के वो 3 दिन रुकते हैं और कहीं ना कहीं रथ यात्रा करके नजर आते हैं। नोटबंदी के बाद एक बड़ी परीक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी मैजिक की आप बात कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे थे कि नोटबंदी के बाद ये पता लग जाएगा कि मोदी मैजिक बरकरार है या नहीं। तो ऐसे में नोटबंदी एक बड़ी अग्नि परीक्षा यूपी चुनावों को देखते हुए।
देखिए साफ तौर से कहना होगा, नोटबंदी की बात कही जाए तो नोटबंदी का परिणाम क्या है ये तो सामने उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जनता की बात कही जाए, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो तो नोटबंदी का प्रभाव सामने साफ तौर से नहीं दिखाई पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में नोटबंदी की जो बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर कई अहम सवाल उठा रहे थे। लगातार बीजेपी ताजा रुझान जो आ रहे हैं, 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 403 में से 203 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 64 सीटों पर आगे चल रही है और बीएसपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। ताजा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी ओम पांडे का। ओम, 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी कि जो उम्मीद की गई थी उम्मीद से भी परे एकदम बीजेपी का रिजल्ट रहा है। देखिए लगातार जिस तरह होकर इंडिया पल पल की रिपोर्ट दे रहा था, लगातार बता रहा था कि बीजेपी जो है लगातार जनता के बीच में है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही जाए वो जनता के बीच में है और विकास को अपना एजेंडा मानते हैं। तमाम ऐसे वादे हैं जो जनता के बीच में किए थे। तो वही नोटबंदी को लेकर लगातार जहां समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी सवाल उठा रही थी, कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ नजर होता आ रहा है। बीजेपी अपने आप में स्वयं सरकार बनाने जा रही है और वही कारण है कि सुबह से जो यहाँ के प्रशंसक लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बीजेपी का इस समय का क्या माहौल है। बीजेपी इस समय लगातार जो यहाँ पर लोगों के प्रशंसक साथ भीड़ लगातार नजर आ रही है। जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो प्रशंसक है लगातार यहाँ पर पहुंचना जारी है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो है जहाँ जनता के बीच में सारे प्रशंसक पहुंच रहे हैं, तमाम नेता भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ तौर से नजर आता होता है बीजेपी के कार्यालय का माहौल। मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचना जारी हो गया। इसका मतलब साफ तौर से जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण है कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में है और बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे जुड़े हुए थे लखनऊ बीजेपी मुख्यालय से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।